हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस क्लास में आधुनिक कार्यालय पद्धति एवं कार्यविधि के अंतर्गत एक नए टॉपिक के बारे में आपको समझाऊंगा। जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया था कि कार्यालय से जाने वाले पत्रों संबंधी कौन कौन सी कार्रवाई की जाती है, कौन से क्रियाकलाप पूरे किए जाते हैं, क्या उसकी पूरी विस्तृत कार्रवाई होती है, उनके बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। जिसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम पत्रों को टाइप करते हैं, ठीक है। पत्रों को टाइप किया जाता है। जो पत्र आपके यहाँ से भेजे जा रहे हैं, भेजे जाने वाले पत्र जो भेजे जाने वाले पत्र हैं उसकी कार्रवाई में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको पत्र टाइप करना होगा। दूसरा, जब पत्र आप टाइप करोगे फिर उसके पश्चात में क्या करते हैं, मोड़ने की प्रक्रिया थोड़ा सा इसके बाद में है। थोड़ा सा आप समझिए कि इसमें क्या करेंगे, इसको हम इस पर साइन करवाएंगे, इसको डिस्पैच करवाते हैं, है ना। उसके पश्चात फिर ये डिस्पैच और मोहर साइन, मोहर हस्ताक्षर, मोहर हस्ताक्षर की प्रक्रिया इसमें पूरी की जाती है। डिस्पैच किया जाता है, मोहर लगाई जाती है और हस्ताक्षर किया जाता है, ठीक। फिर उसके पश्चात में अब जब ये सारे कार्य हो गए तो फिर पत्रों को मोड़ते हैं। पत्रों को मोड़ना, फिर पत्रों को जब हम मोड़ लेते हैं और इनको मोड़ते कैसे हैं, लिफाफे के आकार के अनुसार कि लिफाफा जो आप भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उनके आकार में, लिफाफे बड़े साइज में छोटे साइज में आते हैं, उनके साइज शेप में हम उसको लेटर्स को फोल्ड करते हैं। तो मोड़ने की प्रक्रिया हो गई। अब मोड़ने के पश्चात फिर क्या करते हैं, लिफाफे के अनुसार मोड़ते हैं ना, तो फिर हम लिफाफा तैयार करते हैं। जब हम लिफाफा तैयार करते हैं तो लिफाफा हमने बताया था कि किस तरीके से पूरा सेवा में प्रेशर की मोहर या प्रेशर आप देखते हैं, टिकट लगाते हैं, यहाँ पर गोपनीय, ध्यानाकर्षण, महत्वपूर्ण प्रेशर लिखा जाता है, पंजीकृत है, रजिस्टर्ड डाक है, तो सब यहाँ पर लिख देते हैं। फिर पत्रांक संख्या जो हम डालते हैं डिस्पैच में, वो पत्रांक संख्या हम यहाँ पर कर देते हैं कि एक लिफाफे में हम कई सारे पत्र भी, यदि कई सारे पत्र एक ही विभाग को भेजे जा रहे हैं तो वो एक ही लिफाफे के अंदर हम डाल सकते हैं, जिसके द्वारा खर्चा भी बच जाता है ना। क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि ये जो पत्र भेजे जाते हैं इनका जो भले ही कम, अगर बहुत कम रेट है इसका, तो कम से कम शुल्क तो आपको देने पड़ेगा। जैसे डाक विभाग का 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये जो भी शुल्क है वो तो आपको देने पड़ेगा। अदरवाइज जो हम वेट करते हैं वो वेट करने के पश्चात उसमें एक्स्ट्रा इसमें टिकट लगाते हैं। तो आप एक साथ में 2-3 पेज तो आप भेज ही सकते हो बड़े आराम से उतने के शुल्क में आप। तो अगर आपको एक ही जगह, एक ही व्यक्ति को, एक ही डिपार्टमेंट को पत्र भेजे जाने हैं तो आप एक ही लिफाफे में रख दो। उसी आधार पर हम लिफाफे का निर्धारण भी करते हैं कौन सा लिफाफा जाएगा हमारा, छोटा वाला होगा या फुल साइज का होगा, कौन सा लिफाफा होगा उसका हम उसमें चयन कर लेते हैं। तो ये समझ में आ गया लिफाफे को तैयार करना। अब जो हम लिफाफे को तैयार कर लेते हैं, अच्छा क्या क्या लिखते हैं वो समझ में आ गया लिफाफे के ऊपर, नहीं समझ में आया होगा। चलो एक बार फिर से आपको लिफाफा, जैसे मान लो ये लिफाफा है, लिफाफा तो बड़ा होगा ना, थोड़ा सा आपको और बड़ा करके इसका साइज दिखाते हैं, इसे लिखने में थोड़ा सी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा चौकोर नहीं है। तो सबसे पहले जिसको हम भेजते हैं उसका लिखते हैं पता, ऐसे सेवा में जिसको भेज रहे हैं उसका पहले पत्र
आएगा दूसरा, फिर इनकी ज्वाइन करेगा। निदेशक, कहाँ के निदेशक में? विभाग का नाम, फिर क्या है कि अब जहाँ से भेजा जा रहा है, जो भेज रहा है वो अपना भी तो पता लिखता है, क्योंकि जब रजिस्ट्री करवाओगे तो देखता है भेज कौन रहा है भाई, उसका भी तो पता लिखता है वो। तो यहाँ पर यदि आपके पास कार्यालय में मोहर है, उसका मोहर लगा दो, प्रेषक की मोहर होती है, जब प्रेषक पद का नाम सब लिखा रहता है वो नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कौन भेज रहा है, प्रेषक को भेजेगा। मतलब वो आपको एड्रेस लिखना है, ऐसा नहीं एड्रेस नहीं लिखना, और भी कुछ हो सकता है। 24 67 जो भी मतलब पिन कोड हो आप यहाँ पर। फिर प्रेषक आता है, क्योंकि बिना पिन कोड के लाभ से तो जाएगा ही नहीं, पिन कोड तो अनिवार्य है। प्रेषक में जो लिखने वाला है, व्यक्ति जो भेज रहा है, वो अपना एड्रेस यहाँ पर अंकित कर देता है। ये दो चीज़ें, इनका भी पिन कोड यहाँ लिखा जाएगा। और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि क्या है, पंजीकृत डाक है या गोपनीय, जो कुछ भी है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। गोपनीय का यहाँ लिखा है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को मिलेगी जिसके नाम ये है, वही खोलेगा, दूसरा कोई क्लर्क को खोल नहीं सकता। हाँ नहीं, और भी होती है, ये तो बताया कि आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो जैसे स्पीड पोस्ट होती है, स्पीड पोस्ट भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ये इससे है पंजीकृत स्पीड पोस्ट यहाँ लिखने से कि जब आप उसको डाकखाने के समूह प्रस्तुत करते हो तो वो वही करता है। स्पीड पोस्ट कहोगे तो स्पीड पोस्ट में जाएगा, वो रजिस्टर करेगा, पंजीकृत है नहीं उसको, उसकी वो रजिस्ट्री करेगा, ठीक है। तो इसलिए, और अब यहाँ जो स्पेस है, यहाँ पर आप जो इसका डिस्पैच नंबर है, वो डिस्पैच नंबर हम उसको यहाँ पर अंकित कर देते हैं। जो रजिस्टर में जाते हैं, हाँ वो पूरी देखो, रजिस्टर में सिर्फ पत्रांक संख्या लेते हैं वहाँ पर, है ना, लेकिन फाइल का नाम बाकायदा सब कुछ यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे 44 कल बताया था, छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2020-21, ये डेट नहीं डालते। ये तो अगर कई सारे पत्र हैं इसमें, एक है एक लिख दो, दूसरा है तो दूसरा भी लिख दो, जो है उससे संबंधित यहाँ पर लिख देते हैं। और उसके पश्चात में हमारा लिफाफा पूरा तैयार हो जाता है। एक ये पोर्शन होता है इसमें, दूसरा ये प्रेषक का, तीसरा ये हम डिनोट करते हैं, और ये वाला पोर्शन इसमें विचार, जिससे बिल्कुल कहीं पर कोई त्रुटि कोई कमी नहीं आती है और वो आसानी से भेजने में हमारी मदद करता है। तो ये लिफाफे को किस तरीके से तैयार करते हैं समझ में आ गया। और लिफाफे का निर्धारण हम अपने द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के आधार पर करते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब क्या करते हैं, फिर हम पत्रों की छटाई करते हैं। पत्रों की छटाई मतलब कल बताया, तो थोड़ा बताओ, तो हम आज आपको ये बता रहे हैं जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए। जो नए लोग हैं वो भी थोड़ा सा सुन लेंगे ध्यान। पत्रों की छटाई का मतलब होता है सर, हम साथ बहुत सारे पत्र लिखते हैं जो एक जैसे होते हैं, लेकिन अलग अलग पता रखते हैं। संस्था में तो इन्फॉर्मेशन कई सारे डिपार्टमेंट में भेजी जाती है, अलग अलग विभाग में भेजी जाती है, अलग अलग जिले में भेजी जाती है ना। तो टाइप तो आपके हो गए, तो अब हम उनको लिफाफा भी तैयार हो गया, लेटर भी तैयार हो गए, साइन भी हो गए। अब एक साथ एक ही पत्र का ऐसा होता है कि कई बार अलग अलग सूचना देनी पड़ती है, मतलब इन्फॉर्मेशन लेटर एक ही है। अब एक लेटर यहाँ से अगर जेडी सर को भेजा जा रहा है तो उसकी सूचना हम डायरेक्टर को भी देते हैं, है ना। तो पत्र तो वही है, तो अब उसमें एक ही पत्र की 4-4 कॉपियाँ होती हैं। अब अलग अलग भेजना है तो लिफाफे के अनुसार उनको अलग अलग करते हैं। लिफाफे के अनुसार हम उनको अलग अलग कर लेते हैं, जिससे कि मतलब गलत पत्र में कोई गलत लिफाफे में कोई गलत पत्र न चला जाए, ज़्यादा नहीं होता चला नहीं होता है कि दूसरे का पत्र टाइप तो काफ़ी सारे लोगों के हो रहे हैं ना। तो लिफाफे पहले अलग अलग कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज, फिर जो लेटर्स हैं उनके हिसाब से
लेटर भी हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि सावधानी पूर्वक वो उनके अंदर रखे जा सके और किसी को कोई दिक्कत ना आए। अगर गलत हो गया तो ग्रुप में करना शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो पत्र जाना किसी और का था, गलत जगह चला गया तो उसकी गोपनीयता भी तो भंग हो जाती है। वो इन्फॉर्मेशन उनके पास जानी नहीं चाहिए थी, उनको पता चल रही है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। क्लियर है? यस सर। डाउट है? ओके, तो आपने ये फिर सीलिंग करते हैं, छटनी कर ली, फिर लिफाफे में डाल देंगे, डाल करके उसको बंद करते हैं, लिफाफे को सील करते हैं। सीलिंग कर लिया, एक तो सीलिंग ये हो गई कि लिफाफे के मुख्य भाग को बंद करना जो खुला रहता है। और सीलिंग दूसरी होती है कि अगर कोई ज़्यादा ही सीक्रेट गोपनीय उसके अंदर दस्तावेज है तो फिर जहाँ जहाँ से वो चिपकाया जा रहा है वहाँ पर लाख लगाते हैं। वैसे लिफाफे का कुछ भाग तो जैसे ये है, ये वाला भाग है जो खुला हुआ है, और एक ये यहाँ होता है बीच में, क्योंकि ये तो चिपका करके ही तो बनाते हैं ना, तो यहाँ पर भी चिपका रहता है, ये हम चिपकाते हैं। तो इसको हम चिपकाएंगे, यहाँ पर 3 जगह लाख लगा दें। अगर ये ज़्यादा ही गोपनीय है, किसी को पता ना चले, अगर कोई खोलने का प्रयास करे तो फिर पता चले। और यहाँ पर भी 3-4 जगह हम लाख लगा देते हैं। और लाख यूनिट लाख के बाद में फिर इसके ऊपर एक पीतल की मोहर होती है, क्योंकि अगर प्लास्टिक की होगी तो बहुत गर्म होता है तो प्लास्टिक खराब कर देगा। तो पीतल की उस मोहर को उसके ऊपर हम दबा देते हैं, जिससे कि उसमें हमारी संस्था का नाम लिखा रहता है। वो वो उस पर छप जाता है, क्योंकि ये तो पिघला हुआ होता है। लाख बिल्कुल लकड़ी जैसा होता है, बिल्कुल टाइट। उसके बाद बिल्कुल पत्थर हो जाता है थोड़ी देर बाद। लाल रंग का लाख। हाँ, पीतल की मोहर इसलिए क्योंकि अगर प्लास्टिक की लगाओगे वो तो जल जाएगी, वो तो पिघल जाएगी, वो किस तरह गर्म होता है। अगर आपकी स्किन पर कहीं लग जाए तो समझो कि घाव कर देगा, इतना गर्म होता है। पेपर नहीं जलता सर उससे? नहीं, पेपर के ऊपर नहीं लगाया जाता है ना, तो कपड़े के ऊपर, एक कागज़ के ऊपर लगाते हैं। वो कोई उसमें आग तो होती नहीं, हीट होती है बस। अब हीट होती है, लेकिन प्लास्टिक है वो तो हीट में भी पिघलती है ना। प्लास्टिक की मोहर अगर लगा दोगे तो चिपक जाएगा वो तो उसमें, फिर उसको छुड़ाते रहो। तो इसलिए वहाँ पर पीतल की मोहर लगाई जाती है, और वो इसलिए भी क्योंकि वो भारी होती है, वो उसको दबा देती है अच्छी तरीके से, तो उस पर नाम हमारा उभर आता है। अब कोई अगर कोई उसको फाड़ेगा तोड़ेगा तो टूट जाएगी, वो टाइट होती है, पता चल जाएगा किसने छेड़छाड़ की इसको, ऐसा खोल नहीं सकती वो। तो वो उसी कंडीशन में लगाई जाती है। वैसे जनरली हम चिपका करके भेज देते हैं, है ना, चिपका देते हैं। और ज़्यादा अगर गोपनीय में करना है तो इसके ऊपर हम टेप लगा देते हैं, इधर टेप लगा देते हैं, यहाँ टेप, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमको कोई बुक टाइप में कुछ ज़्यादा भेजना पड़ता है, तो जो साइड्स होते हैं ना, ये यहाँ से खुल भी सकती हैं, तो यहाँ से टेप बीच में ऐसे 3-4 बार टेप लगा देते हैं, बिल्कुल मजबूत कर देते हैं, जिससे ये हो जाता है कि हाँ, किसी ने काम मजबूती से किया है। कोई खोने का, फटने का, में लिफाफा तो कागज ही है, अंदर जो रखा हुआ है वो अगर भारी चीज़ है, कोई हैवी चीज़ है, तो लिफाफा तो कागज़ का वो तो हल्का ही होता है, भले ही बड़े साइज में है, उसका फटने का डर रहता है, क्योंकि वहाँ पर उठा के रखते हैं, ऐसे फेंकते हैं, इस तरीके से फट सकते हैं। तो उसको जो हमें चौड़ा वाला टेप जो आता है 4-5 इंच वाला, उसको हम ना कवरअप कर देते हैं बीच से, तो फिर हमारा फटता नहीं है, हमारा मजबूत रहता है। तो आपको ऑफिस में इसी तरीके से काम करना है, आपने देखा होगा। तो ऐसे जब काम करते हैं तो फिर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये सीलिंग वाला समझ में आ गया। कल मैंने बताया था जैसे कॉपियाँ होती हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, एग्जाम होने वाले हैं, तो क्वेश्चन पेपर आते हैं तो बाकायदा कपड़े में लपेट के सील लगा के, और पहले उस पर वो जैसे चेकबुक, जिन्होंने कहा चेकबुक आती पूरा पैकेट में बंद रहती है, सील लगी रहती है, फिर कपड़े में बंद रहती है, पूरा बाकायदा कोई खोल नहीं पाए उसे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वो सिर्फ उसी समय खुलने हैं जब उनकी ज़रूरत है, पहले किसी को ना पता चले। आप लोगों के एग्जाम होते हैं, कॉपियाँ होती हैं, बड़े बड़े बंडलों में कपड़े में पहले सीली जाती है, फिर बंद की जाती है, फिर लाख मोहर लगाई जाती है, बड़ा शिष्टाचार रूप से काम किया जाता है। तब कहीं आप लोगों के अंक आते हैं, फिर आप लोग खुशी जाहिर करते हैं पास हो गए। कितने सुरक्षित ढंग से वो भेजे जाते हैं यहाँ से बोर्ड को। ऑनलाइन सामान मंगाते हैं उसमें पैसे लेते हैं। हाँ, उसमें भी होता है, क्योंकि वो भी तो एक जो ऑनलाइन जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं वो भी तो एक ऑफिस होगा उनका, तो वो भी आपको सेवाएं ऐसे तो प्रदान करेंगे जिससे आपको लगेगा आपका सामान खराब ना हो। सामान खराब हो जाएगा तो आप तो वापस कर देंगे उसे, लॉस किसका होगा,
तो वो सुविधाएं आपको इस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आप अट्रैक्ट हो रहे नहीं। अमेजोन से तो बहुत बढ़िया पैकिंग होकर आती है, फ्लिपकार्ट से उससे भी बढ़िया आती है, मिंत्रा से तो बहुत ही गजब की है ना। हाँ, मीशो से तो सभी लोग अपना मतलब ऐसे ही अच्छी तरीके से पैकिंग और सब करते हैं जिससे कि उनका सामान भी सुरक्षित पहुंच जाए। तो ये सीलिंग वाला समझ गए होंगे। फिर अब पत्र सील हो गया, यानी आपके कॉलेज का काम पूरा हो गया। अब यदि आप टिकट अपने ही यहाँ पर लगाते हैं तो आप क्या करें कि आपके पास में पत्रों को वजन करने की मशीन होनी चाहिए, क्योंकि वजन हम करते हैं तो हमको पता चलता है यार इसका इतना वेट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वेट है तो फिर हमको इसमें एक्स्ट्रा टिकट लगाने पड़ेंगे। कितने का वजन है, वजन के आधार पर हम टिकट इसमें लगाते हैं। यदि आप ना करें, सिर्फ सीलिंग करने का, आप डायरेक्ट उसको डाक खाने में ले जाएँ, वो लोग जरूर से उसको वजन करते हैं। उसके सामने वेट मशीन पर डालेंगे, वजन पता चल जाएगा, उसके हिसाब से फिर वो टिकट उस पर चिपका देते हैं। आपके यहाँ पर टिकट है तो आप भी चिपका सकते हो, साधारण टिकट है, सिंपल टिकट जो आपके पास होते हैं तो आप यहाँ चिपका दो। अनुमान से आपको लगता है कि ये 35 रुपये में जाएगा तो 35 का आप लगा दो। अगर कम ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उतने रुपए दे सकते हो, वो लोग वहाँ पर भी चिपका सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसको ले करके तो किसी पोस्ट ऑफिस में जाना ही होगा, क्योंकि रजिस्ट्री अपने ऑफिस से तो होने के लिए रजिस्ट्री तो वहीं से होगी और आपको उस स्थान तक वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो जो पत्रों का वजन है ये वजन किया जाता है, इसके माध्यम से उन पर टिकट निश्चित मात्रा में टिकट चिपकाए जाते हैं। टिकट के पश्चात जब वजन हो जाता है, टिकट चिपक जाते हैं, फिर उन पर मोहर लगाई जाती है। देखते हैं कि डाक आपके पास जो आती है, जो डाक ऑफिस से पोस्ट ऑफिस से, उस पर बाकायदा मोहर लगी रहती है टिकटों के ऊपर, जिससे कि वो दोबारा कोई टिकट इस्तेमाल ना कर सके, ये लगे कि हाँ जी यूज टिकट हो चुके हैं। फिर उनका वो अपने वहाँ पर उनको दर्ज कर लेते हैं अपने रजिस्टर में पूरी तरीके से। हाँ, अगर ऐसा ऐसे ना हो तो लोग यूज़ कर सकते हैं। और अब तो मोहर भी डिजिटल आने लगी है, वो बारकोड वाली है, उसको ऐसे ही वो रेज निकलते हैं, रेड वाली रेज ऐसे चू चू करके वो मशीन चलती है ना, ऐसे ही उनके पास में वो उससे उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, उससे भी मोहर लगा देते हैं। तो अगर आप उनका इस्तेमाल आप करोगे तो थोड़ा ध्यान रखना, ये मत समझना इसके ऊपर मोहर नहीं लगी ना निकालने लगा के, वो रीड कर लेते हैं उससे। वो जो उनका प्लास टाइप बारकोड वाला जो बारकोड रीडर होता है, हाँ, तो वो उससे वो डिजिटल मोहर लगा देते हैं। तो दोबारा उनके सामने जाएगा तो कहेंगे ये क्या लिया है भाई, ये तो यूज्ड है, बेवकूफ़ समझे उनको है। तो ऐसा मत करना, अपनी बेइज्जती मत करवाना, आपको लगे मोहर नहीं लगी यूज कर लो इसे। चलो, तो ये आपको थोड़ा सा हमने रिवाइज करवाया। आप चलते थोड़ा सा आपको डाक बे, जो डाक बे हमारे द्वारा किया जा रहा है, जो हमने टिकट भेजा है, जो हमने पोस्ट ऑफिस में डाक भेजी है, उस पर टिकट भी लगेंगे, उस पर खर्च भी आएगा। या तो टिकट हम लगा दें तो हमको खरीद करके टिकट लाने पड़ेंगे, तब भी पे होगा। यदि हम डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में जा कर के पैसा देते हैं तो उसका भी खर्च आता है। तो उसके लिए हम अपने यहाँ पर ऑफिस में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिससे हमको पता चले कि डाक पर प्रतिवर्ष या इस वर्ष कितना पे किया गया। उसके आधार पर हम मंथ वाइज रिपोर्ट तैयार कर सकें, छमाही सालाना रिपोर्ट हम उस पर बना सकें कि कितने का व्यय हमारे द्वारा किया गया है। तो पत्र भेजने के दो साधन होते हैं, एक तो वाहक द्वारा आप भेज सकते हो और दूसरा डाक विभाग। वाहक समझते हैं आप, जैसे कि जेडी ऑफिस में संयुक्त निदेशक दौराला मेरठ पश्चिमी क्षेत्र में एक डाक भेजनी थी, तो वाहक का मतलब है कि जैसे ये हमारे ऑफिस में काम करते हैं आकाश, और ये इनको डायरेक्ट हम मेरठ भेज दें कि आप जाकर के ऑफिस में डाक दें, तो ये वाहक हुए। वाहक मतलब कोई पर्सन होता है, एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप डाक भेजते हैं। तो आप पर्सनल कोई व्यक्ति ही भेज करके डाक उस कार्यालय को उपलब्ध करा देते हो, तो जो लेकर हाँ, तो जो वो पर्सनली हम डाक वहाँ पर पहुँचाते हैं वो वाहक होते हैं, उनको वाहक कहते हैं, है ना। और दूसरा माध्यम आप नहीं जा रहे तो पोस्ट ऑफिस से भेज दो, रजिस्ट्री करा दो, डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएगा। तो दो माध्यम होते हैं डाक को पहुँचाने के। तो इसका रिकॉर्ड अगर आपको रखना है डाक बे पंजिका में, है ना, ये डाक बे पंजिका होती है कि डाक पर हमने कितना खर्च किया, तो उसके लिए हमको डाक बे पंजिका में रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड लिख करके रखना पड़ता है। तो इसके लिए फॉर्मेट देखो है, एक तो आपके पास में टिकट कितने हैं ये, और उसकी तारीख
फिर पाने वाले का नाम व पता, फिर विवरण, फिर डाक व्यय कितना हुआ, कितना हुआ, ये सब हम इसमें अंकित करते हैं। किस तरीके से? टिकट हाथ में का मतलब है कि अगर आपके पास में कुछ टिकट थे जो आपने इस्तेमाल किए, आपने लगाए, आपके पास कितने टिकट थे, उसमें था कि जी हमारे पास 1000 रुपये के टिकट है, तो आप ऐसे खरीद के ले आते हैं ना टिकट पहले ही कि हम अपने ऑफिस से टिकट लगा के भेजेंगे, तो हम टिकट खरीद के लाते हैं, तो हम इसमें पहले चढ़ा देते हैं कि जो हमारे पास में टिकट जितने रुपए के हैं, 1000 के लाए तो 1000 हम चढ़ा देंगे, 1000 रुपये हमारे पास, ठीक। फिर उसके पश्चात में कौन सी तारीख में आप लाए थे वो तारीख हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, जिस तारीख में हम टिकट को बुक करवाते हैं, मतलब जिस तारीख में हम डाक को भेजते हैं वो तारीख हम यहाँ पर अंकित करेंगे। और ये पोस्ट ऑफिस का नाम, ये वो नाम है जहाँ से हम उस टिकट को खरीदते हैं। तो टिकट आपने खरीदे कहाँ से? टिकट आप कहीं न कहीं से तो खरीदोगे, जहाँ से खरीदते हैं वो उसका नाम, फिर विवरण रजिस्टर्ड है या पोस्ट कार्ड है, उस पर खर्च कितना आया है, उस खर्च का उल्लेख हम इसमें कर देंगे। मान लो कोई डाक आपने भेजी है, उस पर 25 रुपये का, 30 रुपये का, 40 रुपये का खर्च आया है, तो वो पहले इधर हमारे पास कितना था, अब हमने उसमें से खर्च कितना कितना कर दिया है ना, हम उसमें खर्च कितना कितना कर दिया है और किसके माध्यम से, रजिस्टर्ड था या पोस्ट कार्ड था। पोस्ट कार्ड पे देखो 4 रुपये लगाया, रजिस्टर्ड पे 21 रुपये का डाक लगाया, तो ये विवरण इसमें अंकित करते हैं। समझ में आया आपको? तो ये विवरण हम इसमें अंकित करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 1000 रुपये का टिकट थे, अब आपके पास कितने बचे, तो जो इस तरफ दिए हुए हैं 21 रुपये, 4 रुपये को जोड़ करके उसे माइनस कर दो, इतने बचे, इतने हमारे पास में अभी शेष बचे। जब आपके पास कम बचेंगे आप फिर से ले आओगे और फिर से इसमें चढ़ा दोगे। आपको समझ में आया? समझ में आया? वाले का जो नाम बताया सर, ये भी चढ़ाना जरूरी है कि हम किसको भेज रहे हैं उसको है। पाने वाले का नाम भी जरूरी है। पाने वाले के नाम में आप क्या करेंगे कि आपने ये पत्र किसको भेजा है, आप उसका नाम इसमें दर्ज कर देंगे। आपने ये पत्र किसको भेजा है, जैसे मान लो कि आपके यहाँ से कई सारे व्यक्तियों को भेजा जाता है पत्र, तो किसको पत्र भेजा गया, इसको भेजा गया, रजिस्टर्ड भेजा गया, पोस्ट कार्ड भेजा गया, उसमें उसके आगे उसका ब्यौरा हो जाएगा। फिर तारीख देखो, थोड़ा सा समझो, तब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जिन छात्रों को नहीं समझ में आया थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। कुछ आपके पास में है इसलिए यहाँ पर लिखा गया है हाथ में। हाथ में आपके कितने हैं? 100 नहीं सर, 1000 सॉरी। यहाँ पर विवरण है, आपके हाथ में है 1000 और इधर लिख देंगे पैसे, ये रुपये, ये पैसे आपके पास कितने। फिर दिनांक आपके पास इतने थे। अब आपने क्या किया कि एक तारीख थी, जैसे आज 12 है, 12/2/21, ये आज की तारीख है। और आज की तारीख में आपने पाने वाले को कुछ भेजा है, कुछ डाक भेजा है। पाने वाले का मतलब ये है कि जिसको आप पत्र भेज रहे हो, जिसको आप पत्र भेज रहे हो उसका नाम ब्यौरा यहाँ लिखा जाता है। एड्रेस भी लिखा जाता है। ठीक है, ये पाने वाले का हो गया ना। अब विवरण में इसको लिखेंगे कि माध्यम क्या था, कौन से माध्यम से आपने भेजा, या माध्यम आप लिख दो या विवरण आप लिख दो।
माध्यम था, इसको जो हमने भेजा इस तारीख में वाले 4 पत्र भेजे गए, एक तो ये हो गया। दिनांक वही है, इसको आगे फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ बंद कर दो, मेरी ये डेट चलती रहेगी, जब ये डेट उस दिन तक नई डेट स्टार्ट करेंगे तब बंद करेंगे, ठीक। अब इनको हमने रजिस्ट्री करी थी, ठीक है, ये रजिस्ट्री हो गई। और कितना वे कितना हुआ, मान लो 30 रुपये हुआ या 42 रुपये हुआ, ठीक। तो ये हमारा खर्च हो गया, हमारे पास थे उतने। अब अगला आपने किसी और को भेज दिया, क्या भेजा है, मान लो स्पीड पोस्ट कराया है आपने, 35 रुपये का खर्चा आया है, ये अलग है। तो इस तरीके से ये डाक बे पुस्तिका भरी जाती है। जैसे हम बता सकते हैं, पहले किसको भेजा, इनको भेजा, इस तारीख में भेजा, मिलान करना है आपको तो डिस्पैच रजिस्टर से मिलान करो, इनको पता भेजा गया होगा उस तारीख में, ठीक है। तो इस तरीके से बनाई जाती है। इस पुस्तक का नाम क्या है, इस पुस्तक का नाम क्या है, डाक बे पुस्तिका। डाक का खर्च है ना, डाक बे पुस्तिका। सर डिस्पैच रजिस्टर का कहाँ है इसमें, आप जो बात दिखा रहे हैं वो इसमें नहीं है, मैंने बताया। आप उसमें एक बार रिवाइज करा दीजिए हमारे समझ में नहीं आया। अच्छा, डिस्पैच रजिस्टर, पहला क्रमांक, ठीक है। फिर पाने वाले का नाम व पता, नाम का मतलब पदनाम, ठीक है, पदनाम व पता। फिर आता है दिनांक, फिर आता है विषय, ठीक। फिर आता है विषय और विषय, फिर होता है फाइल नाम, फाइल का नाम। अभी उस दिन हमने आपको बताया था कि जब फाइल हमको, जो पत्र हमको प्राप्त होते हैं, बाहर जब पत्र प्राप्त होते हैं तब हम भी उनका रिकॉर्ड रखते हैं, वो भी। और जब पत्र आने वाले को इसके बाद दोनों पुस्तकें, हाँ, लेकिन दोनों के लिए पुस्तकें रजिस्टर अलग अलग होते हैं। जब भेजते हैं तो उसका, इसको हम डिस्पैच में रखते हैं, इसको हम डिस्पैच में रखते हैं, ठीक है। सर इसमें प्रेषक का नाम है, प्रेषक का नाम रहेगा, प्रेषक तो खुद है, प्रेषक तो हम खुद ही हैं, अपना नाम मेरे बारे में खुद है ना, अपना नाम को बार बार लिखेंगे, हम ही भेज रहे हैं। भेजता कौन है, जो संस्था का मुख्य अधिकारी होता है, मुख्य जो मालिक होता है, स्वामी होता है, वो तो भेजता अपना नाम, तो उसने अपना रजिस्टर में अपने नाम लिखेंगे। तो क्रमांक में ये वो नंबर है, जैसे 1001, 1002, और ये नाम हमेशा क्रम से ही आते रहते हैं, क्रम नंबर तो चेंज नहीं होता, ठीक। तो 1001, 1002 यही वो नंबर है जो हम आपको बताते हैं, रजिस्टर से लिखा जाता है। ये पत्र आपके कौन से क्रम नंबर का, समझ में आ रहा है ना, दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप जब कभी यही कंपनी में ऑफिस में काम करोगेगा तो आप इतना रिकॉर्ड रख सकते हो। पाने वाले का पता, सचिव प्रारंभिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, दिनांक 12/2/21, ठीक। विषय किससे संबंधित था,
उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के संबंध में ठीक है, उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के संबंध में तो विषय हो गया। अब ये फाइल क्या है आपकी, ठीक है, फाइल में इसके पहले ही वो नंबर लिखा जाता है, मतलब किस फाइल में आप इसको लगा रहे हो, वो किस फाइल में आप इसको लगा रहे हो वो हम यहाँ पर। तो ये आपकी थी फाइल, एक है विषम सेमेस्टर परीक्षा 2020-21, ये हमारी फाइल है, विषम सेमेस्टर परीक्षा की फाइल है और 2020 की, उसमें हम उसका वो नंबर यहाँ डाल देंगे, ये हमारा पूरा डिस्पैच नंबर हो जाएगा। और दिनांक भी लिखिए, इसके आगे दिनांक लिख दिया जाता है, समझ में आया? तो इससे ये लिखा जाता है, आपको ये पता चल जाए कौन सी फाइल में ये लगा हुआ है। सर ये जो अभी डाले इस फाइल में यही उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है, यही लिखा जाता है। ये आप यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम कहाँ से लिखते हैं, ये हम कहाँ से लिखते हैं, ये हम पत्र से लिखते हैं, पत्र से ही यहाँ लिखा जाता है। ये पहले हम पत्र में टाइप करते हैं, ये पूरी व्यवस्था उतना हम पत्र से पत्र पर टाइप करते हैं, ये यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला यहाँ से लेकर के वहाँ चढ़ा देते हैं और फिर वहाँ से वो वाला लेकर के वहाँ चढ़ा देते हैं। हाँ, ये डिस्पैच वाले, तो ये होता है डिस्पैच रजिस्टर, समझ में आया? अभ्यास करोगे आपको यहाँ पर बहुत सारी वो चीज़ें आप समझ लो कि जैसे कहते हैं कि जो बाहर वाले भी स्टेलो सीख करके स्टेलो बन जाते हैं, हम क्यों ऐसा यहाँ से सीख रहे हैं, ये कौन बताएगा? ये जो प्रैक्टिकल है ये कौन सिखाएगा? जो बाहर सीखने वाले हैं स्टेनो, जो बाहर सीखने वाले हैं, टाइपिस्ट जो टाइपिंग सीख करके चले जाते हैं, जिनको नौकरी मिल जाती है, उनको ये कौन बताएगा? ये पहले वहाँ जाएंगे, परेशान रहेंगे, सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे, डांट खाएंगे और आपको तो सब पता है। आप तो पूछोगे सर को लेटर डिस्पैच करना था, डिस्पैच रजिस्टर कर दो, हमारे पास है नहीं पता। ऑफिस में कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी आपको सब पता है, क्या क्या नाम है, कौन सी चीज़ें चाहिए, फाइल भी चाहिए होती, फाइल कवर किसका क्या नाम, तुरंत आप नाम लिखेंगे, उससे पूछेंगे टेम्पर, उसे पता ही नहीं होगा टेम्पर क्या है, मुझे तो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो वही है तो समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? तो आप ये अंतर है आप में और उसमें, जो बाहर सीख लेता है वो बाहर सीख करके स्टेनो तो सीख सकता है, लेकिन जो ये अन्य क्रियाकलाप है ये नहीं जानता है ना। आपको पता है कि सामग्री क्रय करने संबंधी कार्रवाई क्या क्या होती है, उसको नहीं पता चलेगा, वो आगे पीछे सबके घूमता रहेगा, सर ये कैसे करूँ, जोखिम उठाएगा, परेशान होगा, कोई नहीं बताता, अपना काम अपने आप करो, कोई किसी जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको पता रहेगा तो आप खुद डायरेक्ट पूछोगे अपने अधिकारी से जाकर के, अपने बॉस से कि सर ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, सर इसका समाधान क्या है। उनको यही नहीं पता कि आगे होना क्या है, जो नया पर्सन होगा उसको पता ही नहीं होगा। अगर आप सब अपने अधिकारी को बोल देंगे तो हमको फिर जवाबदारी नहीं पूछ सकता कि आपको बता नहीं, हम आपको बोले ठीक है ना। तो अंतर है बहुत ज़्यादा बाहर से और यहाँ में जो काम करने वाले। बाहर आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीख रहे हो, हिंदी की जानकारी मिलेगी, यहाँ तो दोनों ही आपको बताई जाती है, टाइपिंग दोनों सिखाई जाएगी, कंप्यूटर भी। बाहर नहीं संभव है ये सब कुछ। तो आप ये समझ लो ये 2 साल का आपका प्रैक्टिकल है, 2 साल का आपकी ये ट्रेनिंग हो रही है, ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आपका प्रशिक्षण चल रहा है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि ये जो डाक वे पंजिका है इसके लाभ क्या है। डाक वे पंजिका के लाभ हैं कि इससे डाक वे का सही आकलन हो जाता है, सही अनुमान लग जाता है। डाक टिकटों की चोरी नहीं होती है क्योंकि सब कुछ तो लिखित में है किस पर से। और हम आपको बता दें जो अभी हमने आपको बनाया था डाक वे पंजिका,
इसमें कॉलम उधर रखते हैं विवरण का, टिप्पणी का, और जो पर्ची आती है ना वहाँ से पोस्ट ऑफिस से प्रिंट होकर के स्लिप मिलती है ना, तो वो हम उस पर चिपका देते हैं और प्रूफ में विवरण में दिमाग में इधर चिपका देते हैं। जैसे देखो ये प्रिंट किया था, ये भेजा था, मतलब कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आपने गलत काम किया है। नंबर 1 बिल्कुल एक्यूरेट काम करते हैं, स्पष्ट है, डॉक्यूमेंट पढ़े, कागज पढ़े, आप देख लो, चेक कर लो, है ना। तो इस तरीके से आप काम करोगे, कोई प्रश्न चिन्ह आप पर नहीं उठा सकता है, आपकी गुणवत्ता पर, आपकी क्वालिटी पर, आपकी कुशलता पर, है ना? लेकिन आपको बड़ी समझदारी से, बहुत ही सूझबूझ के साथ में ये काम करना होगा। पत्र भेजने का एक प्रमाण भी हमारे पास में हो जाता है, क्योंकि हम उसमें स्लिप चिपका के रखते हैं, प्रमाण है। देखो भेजा था 21 तारीख में, नहीं आपको वो है तो आप डिस्पैच रजिस्टर से मिलान कर लो, आप इस तारीख को पत्र भेजा गया है। और पत्र खोने की दशा में भी आप उसका संज्ञान ले सकते हैं। कोई कहे नहीं मुझे तो पत्र ही नहीं मिला, वो पत्र वहाँ पहुँचा ही नहीं, आप कैसे, ये देखो स्लिप आपने लगाई, पोस्ट ऑफिस की स्लिप लगी हुई है जिससे ये पत्र भेजा गया, अब वो नहीं पहुँचा तो वो पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने कार्यालय में एक सुव्यवस्थित ढंग से एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि सब काम स्मूथली अच्छी तरीके से आप कर पाएँ, है ना। तो इन सब चीज़ों को जब रिवाइज करेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। डाक में आज में व्यवस्था, कई सारे ऐसे हमारे कस्टमर्स ग्राहक होते हैं, यदि हम उनको उनके घर तक, उनके वहाँ तक सामान की उपलब्धता करवाते हैं तो जो डाक में होता है हम उनसे वसूल करते हैं, है ना। तो अगर हमको यह भी आकलन हो जाता है इससे कि हमको उनसे कितने रुपए प्राप्त करने हैं, कितने रुपए हमको उनसे लेने हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा तो लोगे नहीं, जितना डाक में लगेगा, जितना खर्च आएगा वही तो आप उनसे वसूल करोगे। तो ये जो हमारे लाभ हैं, ये डाक व्यय पुस्तिका के हमारे लाभ हैं, उसको बनाने के, उसको निर्धारित करने के लाभ हैं। कौन कौन से हैं? डाक व्यय का सही अनुमान, बिल्कुल सही है, सही अनुमान हमको लगता है, सही अनुमान लग जाता है। हम ये जान जाते हैं कि डाक व्यय में कितना एग्जैक्ट हुआ, क्योंकि उससे ज़्यादा ना तो कम ना तो ज़्यादा, एग्जैक्ट हमको पता चलता है। दूसरा है टिकटों की चोरी, टिकटों की चोरी नहीं होती है, क्योंकि टिकटों की चोरी का मतलब ये है कि आपने दरसा ज़्यादा दिया है, लिखा ज़्यादा दिया है, लगाया कम हो, लेकिन हमारे पास तो प्रूफ है ना, ऐसा काम करते हैं। तो टिकटों की चोरी नहीं होती है। नेक्स्ट है पत्र भेजने का प्रमाण। होने की दशा में सहायक। लास्ट क्या है? डाक व्यय आदि में व्यस्त। डाक व्यय आदि की वसूली में सहायक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्राहक होते हैं जो सामान को लेने के लिए हमारे कंपनी तक नहीं आते हैं,
वो सिर्फ हमारे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, हमको ईमेल के माध्यम से अपना ऑर्डर दे देते हैं। तो उनका जो खर्च आता है भेजने का, उनके घर तक सामान को पहुंचाने का, चाहे हम कोरियर से कराएं चाहे पार्सल से कराएं, तो उसका जो खर्च आता है वो हम उन्हीं से वसूलते हैं। तो इससे हमको वसूलने का जो है वो सही व्यय पता चल जाता है कि डाक व्यय का वसूली का सही व्यय कितना था, कितना खर्चा था, उतना हम उनसे ले पाते हैं। ठीक है, यही मैं आपसे पूछना चाहता था सर, कभी कभी ऐसे वो लेटर्स होते हैं जो प्राप्त करने वाले को उनका व्यय देना पड़ता है, खर्चा देना पड़ता है, वही है। हाँ, जैसे हमने यहाँ से लेटर डाल दिया, जो प्राप्त करेगा उसको उसका खर्चा देना पड़ेगा। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, वो तो VPP वाले होते हैं, वेरिफिकेबल पोस्ट। या जैसे आजकल हम ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं, वो अलग है ऑनलाइन ऑर्डर्स करना, और जिसमें कि हम कैश इन हैंड का ऑप्शन हमारे पास में होता है, होम डिलीवरी का, होम डिलीवरी में ऑप्शन होता है पेमेंट का कि कैश में पेमेंट करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी वाला जो होता है ऑप्शन, कि जो हम डिलीवरी करते हैं, जो डिलीवरी आप करोगे, सामान हमको दोगे, हम आपको पैसा देंगे। आप कौन सा करेंगे? नहीं, हम पहले देखिए जैसे पत्र चलते थे, पत्र आते थे, वो जो पत्र ऐसा जैसे भेजने वाले ने उसका टिकट नहीं लगाया, जो प्राप्त करेगा वो उसका पैसा देता है। टिकट नहीं लगाओगे तो आने का ही नहीं। वो तो आपको भेजना ही, लगाना ही पड़ेगा। साधारण टिकट से भेजना है तो आपको कम से कम 10 रुपये का टिकट लगाना पड़ेगा। वो VPP एक ऐसी सुविधा होती है जिससे हम कोई आर्टिकल को सामान मंगाते हैं, जिसमें कि हम वहाँ पर पैसा उनको हम दे देते हैं, भुगतान कर देते हैं। यहाँ पर तो वो है जो कंपनी की दृष्टि से, जैसे आपसे कोई कंपनी सामान मंगाती है, आपके पास से आती नहीं है, आप ही की जिम्मेदारी है कि हमारा कोरियर भी करवा देना, पार्सल करवा देना, और जितना हमारा व्यय का खर्च आएगा हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो ये करवाएंगे तो हमको अपनी पुस्तिका से तो पता चलेगा कि उसको हमने करवाया था, क्योंकि हमने उसमें लिखा हुआ है पाने वाले का नाम, किसने पाया है, किसने प्राप्त किया, वो इतना खर्च उनसे लेना है। तो हमसे वहाँ से सही अनुमान लग जाता है। हाँ, उनसे अब हमको डाक व्यय का कितना लेना है, तो कहेंगे अरे सर आप ज़्यादा बता रहे हो, तो आप रिकॉर्ड दिखा सकते हो, स्लिप दिखा सकते हो, इतना हुआ है, हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं ले रहे, है ना। इससे क्या होता है कि जो टर्म्स कंडीशंस आपके उनके बीच में हैं, कि उनको मतलब कोई संदेह ना हो कि नहीं हमसे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो आप उन्हें प्रमाण के रूप में उनको संतुष्ट करने के लिए दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पत्रवाहक पंजिका। अब ये पत्रवाहक पंजिका, तो पत्र को यदि आप वाहक के माध्यम से भेजते हैं तो भी हमको इसमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है पत्रवाहक पंजिका में, जिसमें कि तारीख, किस तारीख में आपने दिया, नाम व पता, प्रेषित वस्तु, वाहक का नाम, मतलब नाम व पता का मतलब है कि किसको जानी है, वो किसको भेजी जा रही है, उसके विभाग का नाम, उसके पदाधिकारी का नाम उसमें लिख लिया जाता है। प्रेषित वस्तु क्या भेज रहे हो, पत्र में चेक है, क्या है उसके अंदर दस्ता, वो हम अंकित कर लेते हैं, लिख लेते हैं, दर्ज कर लेते हैं। फिर वाहक का नाम कौन लेकर के जा रहा है, आकाश, श्वेता, परवीन, कौन लेकर के जा रहा है। प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर इसमें करवाने जरूर होते हैं, मतलब वाहक अगर जा रहा है ना, अपने लेकर के उसको लेके जाएगा, वहाँ रिसीविंग करवाएगा, हाँ जी आपको मिले, जरा आप यहाँ साइन करो, मोहर लगाओ, उससे ये होता है कि पत्र वहाँ पर पहुँच गया है, प्राप्त हो गया। बहुत सारे पत्र तत्काल होते हैं, उन्हें पहुँचाना इन्फॉर्मेशन देनी है तो वाहक के माध्यम से ही भेज दिया जाता है, क्योंकि यदि आप ऐसे ही जाते हैं वहाँ पर रिसीविंग नहीं कराते तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं रहता है, और अगर आप डाक खाने से भेजते हैं तो टाइम लगेगा। तो वही एक माध्यम है कि आप पोस्ट ऑफिस से उसको तत्काल जल्दी से
ना भेज करके आप वाहक के माध्यम से जल्दी भेज दें। ठीक है, तो ये दो फॉर्मेट हैं, दोनों के बारे में हमने आपको बताया। समझ में आ रहा है ना? तो प्रैक्टिस करते रहोगे, इनके फॉर्मेट आप बना के रखो अपने दिमाग में, और ये ध्यान रखो कि आपको आगे इनका प्रयोग करना है, इनके बारे में आपको समझना है। तो इनके भी कुछ लाभ हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि वाहक पंजिका के क्या लाभ होते हैं। तो ये भी पत्र भेजने का एक प्रमाण है, क्योंकि हमने इस पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं, है ना। किसके माध्यम से भेजा है उसका भी नाम लिखा हुआ है। पत्र भेजने की इसमें तिथि भी होती है, ये नहीं कह सकते कि आपने लेट में पत्र भेजा है। और व्यापारियों को याद दिलाने में भी सरलता रहती है, दिखा सकते हैं, देखो इस तारीख को पत्र भेजा था, अब तक कोई आपका जवाब नहीं आया, अब तक आपने पैसे का भुगतान नहीं किया, अगर नहीं आपको मिला ही नहीं गई, देखो भाई आपने भिजवाया था। तो ये कागजात पूरे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डाक ले जाने वाले की क्षमता में भी, कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। कार्य क्षमता का मतलब ये है कि वो काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके पास में अगर आप ये नहीं बनाते हैं तो कोई दूसरा उस पर बिलीव भी नहीं करता है, कहाँ से आए भाई, कैसे पेपर है, कैसे क्या। आप डाक में पंजिका उसके पास में है, ये वाहक पंजिका उसके पास में है, हम वहाँ से आए, दस्तखत करो, साइन मारो इस पर, ये अपना रिसीव कर। हाँ, वाहक साथ लेके जाएगा, उस पर हस्ताक्षर भी करवा के लाएगा, हस्ताक्षर करवा के लाएगा वो इस पर। ठीक है, और इसके पश्चात में पत्रों को फाइल करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि हम जिसको भेज रहे होते हैं पहले यहाँ पर उसका पत्र पर उससे रिसीविंग ले लेते हैं कि हाँ जी हमने पत्र को प्राप्त किया है, हम उसको लेकर के वहाँ जाएंगे, अपना फाइल में नथी कर दिया, उनको वहाँ पर भेज दिया, वो वहाँ से रिसीव करके ले आते हैं। एक पत्र उनको दिया जाता है, वहाँ रिसीव करवाते हैं, रिसीव पेपर पर रिसीविंग ले लेते हैं, रिसीव एक कॉपी है ऑफिस पर रिसीव करते हैं, वो ऑफिस कॉपी यहाँ लगा ली जाती है, हमारा काम मेंटेन हो जाता है ना। तो आप रिसीविंग वहाँ, अगर पत्रवाहक में आप उसको नहीं भेजते हैं, पत्रवाहक पुस्तिका उसके साथ में, तो जो पत्र आप भेज रहे हैं उसकी एक ओपन कॉपी आप उसको दे दें, और उस कॉपी पर वो रिसीविंग वहाँ से ले आता है क्लर्क की अधिकारी की स्टेनों की, इससे हाँ कि हमने यहाँ पर ये पत्र इस तारीख में प्राप्त कर दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जाने वाले पत्रों का जो ये विस्तृत ब्यौरा है अब खत्म हुआ है। इस तरीके से पत्र भेजा जाता है ना, चाहे पत्र लिखना हो, चाहे पत्र उसको डिस्पैच करना हो, चाहे मोड़ना हो, चाहे लिफाफे की तैयारी हो, पूरा लिखना है इसको। हाँ पूरा इसको लिखना है। पूरा उसमें विस्तृत रूप उनको उसमें दर्शाना होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। चलो फिर आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से उपस्थित होकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।